नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में ईवीएम का मामला बड़ा हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने का प्लान बना लिया है। खड़गे भी ऐलान कर चुके हैं कि ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की तरह यात्रा निकाली जाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। अब आज कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की अहम बैठक हो रही है। बैठक से एक दिन पहले कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बैलेट पेपर के पक्ष में 2018 के प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया। इस बैठक में ईवीएम हटाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को CWC की बैठक बुलाई है, जिसमें हाल में संपन्न हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की समीक्षा की जाएगी। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे कांग्रेस की उम्मीद के बिल्कुल उलट आए हैं, जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा द्वारा ईवीएम से कथित छेड़छाड़ को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन पर भी CWC द्वारा चर्चा किए जाने की संभावना है। CWC के सदस्य जगदीश ठाकुर ने ETV से बात करते हुए कहा कि न केवल हाल के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान बल्कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमने पाया कि ईवीएम की भूमिका संदिग्ध थी। तीनों राज्यों में भाजपा सत्ता में थी। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए मशीनों से छेड़छाड़ की। अब कांग्रेस और विपक्ष के आंदोलन की चर्चाओं पर लोग कह रहे हैं कि अगर आंदोलन खड़ा हुआ, बड़ा हुआ और सफल रहा तो मशीन का खेल खत्म होगा और मोदी और राजीव कुमार की नहीं चलेगी। लोगों की नजर लगी हुई है। वोटिंग खत्म होने के बाद एकदम से वोटिंग प्रतिशत बढ़ना एक मुद्दा बना हुआ है और कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने महाराष्ट्र को लेकर एसवाई कुरैशी का एक वीडियो जारी किया है और लिखा है कि शाम तक मतगणना 55%, सुबह होने तक 68%। ये 13% का फर्क टक्कर के मुकाबले को पल भर में एक तरफा बना देता है। सारे आंकड़े सामने हैं, तथ्य सामने हैं और आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग लोकतंत्र को हर बार बस घायल होते देख रहा है। पता नहीं, शायद उसके दम तोड़ने का इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए लगभग 7 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गुरुवार को बैठक हुई। बैठक में अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे और NCP प्रमुख अजित पवार शामिल हुए। बैठक 1 घंटे तक चली। बैठक की एक तस्वीर भी सामने आई जो पूरी कहानी बयां कर रही है। इस फोटो में अमित शाह से लेकर भी JP नड्डा, फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल तक सबके चेहरों पर हंसी देखी जा सकती है, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री रेस से बाहर करने वाले एकनाथ शिंदे के चेहरे पर निराशा को साफ देखा जा सकता है। चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना की ओर से उन्हें लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को महाराष्ट्र का लाडला भाई बताते हुए फैसला PM मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया है। संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय न लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं। हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मामला हाई कोर्ट के समक्ष लिस्ट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई पारित आदेश के अनुसार होगी। कोर्ट ने कहा कि हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 6 जनवरी को मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष आवेदन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम इसे लंबित रखेंगे और हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 देखें और देखें कि जिला को मध्यस्थता समितियां बनानी चाहिए। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कोई अप्रिय घटना ना हो। संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा चर्चाओं में बनी हुई है। सर्वे के दौरान हुई जबरदस्त हिंसा में 4 लोग मारे गए तो कई पुलिसकर्मी भी गंभीर घायल हुए। पथराव और आगजनी से संभल कई घंटे दहला रहा। बता दें कि हिंसा के बाद से विपक्षी दल यूपी की योगी सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रशासन और सरकार ने हिंसा भड़काने का काम किया। अब इसको लेकर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
बता दें कि आनंद प्रकाश तिवारी नाम के शख्स ने संबल हिंसा में अफसरों की भूमिका की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मुरादाबाद कमिश्नर से लेकर एसडीएम और सीओ चंदौसी की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। आनंद प्रकाश तिवारी ने याचिका लगाकर मांग किया है कि रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया जाए और सर्वे के दौरान हुई हिंसा में अफसरों की भूमिका की भी जांच की जाए। इसी के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा संबल हिंसा में सरकार की भूमिका की भी जांच की जाए। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की अपनी ममेरी बहन और उसके पति समेत कुछ और लोगों के साथ बाहर गई थी जब उसके साथ कथित बलात्कार की घटना हुई। पुलिस के अनुसार ये घटना 22 नवंबर की है, जिसकी जानकारी गुरुवार को सामने आई है। घटना के बाद अगली सुबह लड़की को उसके घर के पास छोड़ दिया गया, जिसके बाद लड़की ने परिवार को इसकी जानकारी दी। लड़की के परिजनों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद 4 व्यक्तियों को, जिसमें लड़की के मामा, उनकी बेटी और दामाद सहित सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए रीवा के डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने बताया कि लड़की अपने ननिहाल में थी, जहां उसकी मामा की बेटी ने घूमने का प्लान बनाया था। एक वैन गाड़ी में लड़की, उसके मामा की बेटी और पति और 2 अन्य लोग घूमने निकले थे। बीच में मामा की बेटी उतर गई और जिसके बाद लड़की ने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने गंदा काम किया। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीआईजी साकेत प्रकाश ने बताया कि मामले में सामूहिक बलात्कार की बात नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि अन्य लोगों की मौजूदगी और सहायता से ये घटना हुई है, इसलिए उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया है। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने दें। करीब 10 मिनट के कार्यवाही के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल पूरा होने देने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। कर्नाटक भाजपा में अंदरूनी लड़ाई अब पब्लिक में होने लगी है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा और विजयपुरा विधायक विद्रोही नेता बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल की लड़ाई सड़क पर आ गई। यत्नाल ने सदानंद गौड़ा से अपना मुंह बंद रखने को कहा, साथ ही कहा कि नहीं तो मैं उनका पर्दाफाश कर दूंगा। मैंने वक्फ के खिलाफ बोला है और गौड़ा परेशान क्यों हैं। विधायक यत्नाल ने आरोप लगाया कि सदानंद गौड़ा ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ मुझसे भी ज्यादा खराब बातें कही थी। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहता जो प्रासंगिक नहीं है। मेरा किसी भी राजनेता के साथ कोई तालमेल नहीं है। बता दें, विधायक यत्नाल और वरिष्ठ विधायक रमेश जारकीहोली ने प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र के खिलाफ बगावत कर दी है और उनके नेतृत्व को खुलकर चुनौती दी है। उनके वक्फ मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में समानांतर बैठकें और कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। विजेंद्र के समर्थकों ने हाईकमान से कार्रवाई शुरू करने और पार्टी नेताओं को खुलेआम उनका विरोध करने से रोकने का आग्रह किया है। बता दें, गुरुवार को ये सब तब शुरू हुआ जब गौड़ा ने कहा कि जो कोई भी बदलाव चाहता है उसे सार्वजनिक रूप से बोलने के बजाय आलाकमान से संपर्क करना चाहिए, जिसने राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति की है। वो राष्ट्रीय नेताओं के फैसले को कमजोर कर रहे हैं। जवाब में यत्नाल ने गौड़ा पर निशाना साधा। मालूम हो कि ये कुछ दिनों बाद हुआ है जब यत्नाल ने कलबुर्गी में एक रैली में दावा किया कि भाजपा का अगला मुख्यमंत्री उनके ग्रुप से होगा और वो उम्मीदवार चयन पर अंतिम फैसला लेंगे। ये पार्टी में कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात रही और नेताओं ने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। कर्नाटक बीजेपी में चल रही कलह पर पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा ने बेंगलुरु में कहा कि लोग खुलेआम कह रहे हैं कि भाजपा आंतरिक झगड़ों में फंसी हुई है और पार्टी राज्य सरकार को हिला नहीं सकती। गौड़ा ने कहा कि अहंकार के कारण पार्टी को गंभीर नुकसान हो रहा है। हम पार्टी में इस तरह के नाटकीय घटनाक्रम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने फिर से नई दिल्ली से जाने का फैसला किया है। 3 दिसंबर को कोर कमेटी की बैठक होनी है। वहां इस मुद्दे को उठाया जाएगा और हाईकमान से स्थिति पर लगाम लगाने का आग्रह किया जाएगा। गौड़ा ने कहा कि मैंने राज्य में हुए घटनाक्रमों पर पार्टी हाईकमान को 2 पत्र लिखे हैं। जब मैं राज्य पार्टी अध्यक्ष था तब 2 बड़े गुट थे, दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा गुटों के बीच गंभीर झगड़े हुए थे। हालांकि वो कभी एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे।
राज्य के नेताओं को सलाह देते हुए गौड़ा ने कहा कि सड़कों पर लड़ने के बजाय आपको नई दिल्ली जाना चाहिए। आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए बड़े नेता वहां बैठे हैं, अगर नहीं तो आप वफादार पार्टी कार्यकर्ता कहलाने के लायक नहीं है। बांग्लादेश इस समय सांप्रदायिक आग में जल रहा है, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से एक बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब ट्रंप व्हाइट हाउस लौट रहे हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने कहा है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। ये समय बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व पर खतरे की तरह है। लेकिन अब ट्रंप आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ट्रंप अपनी बेहतरीन टीम के साथ पद संभालने वाले हैं। उनकी ये टीम अमेरिकी मूल्यों की पैरोकार है और भारत को एक सहयोगी के तौर पर देखती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक जुलूस के दौरान आग भड़कने से 30 लोग झुलस गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। खंडवा के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि सभा के रूप में एक कार्यक्रम रखा गया था। जुलूस की अनुमति ली गई थी। घंटा घर पर जब कार्यक्रम समाप्त हो रहा था, लोगों के हाथ में जो मशाल थी वो रखते समय कुछ मशाल उल्टी हो गई, जिसकी वजह से उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण आसपास की मशाल में आग भड़क गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान आसपास के जो लोग घेरा बनाकर खड़े थे उनमें से कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। ये लोगों चेहरों और हाथ में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइलों से हमला करने की धमकी दी है। बता दें, ये एक मध्यम दूरी का हथियार है जिसका इस्तेमाल मॉस्को ने पिछले हफ्ते डिनिप्रो शहर के खिलाफ किया था और पुतिन ने दावा किया है कि इसे किसी भी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया नहीं जा सकता है। पुतिन ने गुरुवार को कजाकिस्तान में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम कीव सहित मिलिट्री औद्योगिक सुविधाओं या निर्णय लेने वाले केंद्रों के खिलाफ ओरेशनिक के इस्तेमाल से इनकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक ही स्थान पर कई बार इस्तेमाल किया जाए तो हथियार ताकत में न्यूक्लियर हमले के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। बिल के पास होने के बाद आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये प्रतिबंध कम से कम 12 महीने बाद लागू किया जाएगा। अगर टेक कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती हैं तो उन पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।